नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका उस शो में जिसका नाम है प्राइम एट 4। आप जानते हैं कल आधी रात के बाद तक लोकसभा में वक्फ को लेकर काम चलता रहा और आखिरकार लोकसभा से यह बिल पास हुआ। राज्यसभा में इसको लेकर बातचीत चल रही है। क्या है आज की खास खबरें जो आपको जान लेनी चाहिए, प्राइम एट 4 में आपको बताएंगे। रामनवमी से पहले बंगाल में शोभा यात्रा को लेकर क्यों मचा हुआ है बवाल, क्या यहां ममता बनर्जी का जो एटीट्यूड है, उनका जो तरीका है, वो वाकई हिंदुओं को मरमहत कर रहा है। साथ ही आपको बताएंगे वक्फ बिल पर देश भर में घमासान, तो मुस्लिम मोहल्लों में क्यों मनाया जा रहा है जश्न। वो लोग जो दम भरते हैं कि हम नुमाइंदगी करते हैं, हम असल में उनके झंडा बरदार हैं इस कौम के, उनको देखना चाहिए कि लोग कितने खुश हैं। अब जरा देखिए, वक्फ बिल के बीच राहुल गांधी ने संसद में अचानक क्यों उठाया चीन का मुद्दा, यह भी आपके सामने होगा। और गोंडा से गाजियाबाद तक आग ने कैसे कहर बरपा रखा है, वो भी प्राइम एट 4 आपको बताएगा। लेकिन जरा सबसे पहले यह खबर देखिए, रामनवमी पर निकलने वाली शोभा यात्रा को लेकर पश्चिम बंगाल में टकराव शुरू हो गया है। आज कोलकाता पुलिस ने पिछले साल रामनवमी के दिन सांप्रदायिक हिंसा को देखते हुए अंजनी पुत्र सेना के हावड़ा में शोभा यात्रा की इजाजत देने से इनकार कर दिया है। पुलिस के मुताबिक अंजनी पुत्र सेना ने पिछले 2 सालों में हाईकोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन किया था, जिसके बाद इस बार संगठन को इजाजत नहीं दी गई है। पुलिस प्रशासन की तरफ से 2 वैकल्पिक रास्ते भी शोभा यात्रा के लिए सुझाए गए हैं। इस बीच हावड़ा में पिछले साल जहां पर शोभा यात्रा के दौरान हिंसा हुई थी, वहां पुलिस ने निगरानी बढ़ा दी है। बाइक पेट्रोलिंग तो की ही जा रही है, लेकिन इलाके में आसमान से भी निगरानी की जा रही है और इसके लिए ड्रोन्स का सहारा लिया जा रहा है। अंजनी पुत्र सेना, उसको इस बार शोभा यात्रा की इजाजत नहीं दी जा रही है। कहा गया है कि पिछले 2 बार इन्होंने हाई कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन किया है। हमारे पीछे आप देखिए, बाइक पेट्रोल जो है फिलहाल रामनवमी से पहले इस पूरे इलाके के पेट्रोलिंग पर निकले हैं कमांडोज है, और साथ ही यहाँ पर ड्रोन की मदद से भी जो है सर्वेलेंस किया जा रहा है। आपको बताते हैं कि कई ऐसे 200 से ज्यादा रूफटॉप को आइडेंटिफाई किया जा रहा है और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि वहां पर कोई बिल्डिंग मटेरियल तो स्टोर नहीं किया गया है, ताकि रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान जो है पथराव ना हो। और इस बीच देखिए, ये वही सेंसिटिव इलाका है जहां पर लगातार 2 साल में हमने देखा है कि इस तरह से हिंसा हुई है। इस साल शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर रामनवमी का अवसर मनाया जाए और शांतिपूर्ण तरीके से जो है शोभा यात्रा निकले, इसी सुनिश्चित करने के लिए जो है पुलिस इस पूरे इलाके की जो है पेट्रोलिंग कर रही है और यहाँ पर अलग अलग इलाके में घूमकर भी देख रही है किस तरीके के जो है सुरक्षा इंतजाम किए जा रहे हैं। अभी तक जो है रामनवमी की पिछले 2 महीने से हम लोग तैयारियां कर रहे हैं। बहुत सारी हम लोगों की मीटिंग हुई है, बहुत सारा फीडबैक जो पुराने ऑफिसर्स हैं उनसे लिया गया है, जो हमारे इंटेलिजेंस कवर है उनसे लिया गया है। सोशल मीडिया प्लस मीडिया में बहुत सारे इसको लेके बहुत सारे वक्तव्य लोगों ने दिए हैं। तो ये सबको मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने पुलिस अरेंजमेंट बनाया। कल भी हम लोग बहुत सारे इलाके जो सेंट्रल और साउथ ईस्ट, ईस्टर्न डिवीजन, साउथ ईस्ट डिवीजन, साउथ सदर्न सबब में वहाँ पर भी गए थे। पोर्ट एरिया में भी हम लोगों ने देखा। आज नॉर्थ कलकत्ता में देख रहे हैं। तो अभी तक लोगों में काफ़ी उत्साह है इसको फेस्टिवल को लेके, और हम लोग चाहते हैं कि सभी अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करें। कहीं पर भी कोई ऐसी आशंका नहीं है। जनरल पब्लिक से हम लोगों ने बात की है, तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि अच्छे से फेस्टिवल होगा। फिर भी यदि कोई कुछ करने की कोशिश करेगा तो उसके ऊपर हमारी नज़र रहेगी, एंड कुछ यदि होगा तो हम लोग लॉफुल एक्शन जो भी होगा वो लेंगे। कुछ दिन पहले ही नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने ऐलान किया था कि इस बार पश्चिम बंगाल में हिंदू भव्य रामनवमी मनाएंगे, और इसके लिए बीजेपी का क्या प्लान है वो आपको बता देता हूं। रामनवमी पर पश्चिम बंगाल में 2000 शोभा यात्राएं निकाली जाएंगी। हर छोटे बड़े शहर में ये यात्राएं निकलेंगी। सड़क पर उतरेंगे 1 करोड़ हिंदू। नंदीग्राम में बीजेपी निकालेगी शोभा यात्रा। शुवेंदु अधिकारी भी यात्रा में होंगे शामिल। बगैर इजाजत के भी यात्रा निकाली जाएगी, ये भी कहा जा रहा है। और पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष और भारतीय जनता पार्टी के नेता शुवेंदु अधिकारी ने स्पष्ट कर दिया है कि रामनवमी में अगर हिंदू विरोधी एक्शन ममता सरकार ने लिया तो इसका जवाब भी उनको मिलेगा। पिछले साल रामनवमी में पत्थरबाजी किया गया है एगरा में, वो वहां इस बार रैली होगा। 8 को मैं रहूंगा। मैं खुद नहीं, पूरा बंगाल का जितना भी बीजेपी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, वो एक सनातनी के नाते सनातनी का जनता को साथ में लेते हुए इस बार
रामनवमी का त्योहार बहुत हर्षोल्लास से मनाने का प्लानिंग हो रहा है। नंदीग्राम में आप 6 तारीख को मंदिर का भी शिलान्यास यस, तो उस दिन भी जो है आप नंदीग्राम में रहेंगे, वहाँ पर भी वहाँ सुबह फाउंडेशन स्टोन लेइंग होगा, उसका बाद पूरा दिन रैली चलेगा। और ये खबर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से है। गाजियाबाद में ट्रांसपोर्ट नगर है और वहां पर भीषण आग लग गई। कई ट्रक जल गए, खाक हो गए। ट्रकों में भरा सामान भी जाहिर है जलकर राख हो गया। आज कई जगहों पर आग की घटनाएं हुई हैं, एक के बाद एक, वो भी हम आपको प्राइम एट 4 में दिखाएंगे। और ये आग की घटना कितनी बड़ी थी, कैसे एक के बाद दूसरे ट्रक ने आग पकड़ ली और ट्रकों के भीतर रखा हुआ सामान भी जलकर राख हो गया। वो जगह है जहां पर यह घटना हुई, ट्रांसपोर्ट नगर, वहां दूर से उठता हुआ धुआं दिखाई दिया। यहां खड़े एक ट्रक में अचानक आग लग गई थी और उसने देखते ही देखते 6 और ट्रकों को अपनी जद में ले लिया। आग लगते ही यहां पैनिक की स्थिति थी, पूरा इलाका धुआं धुआं हो गया। सूचना के बाद मौके पर दमकल की गाड़ियों ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। पिछले दिनों हाईकोर्ट के एक जज के घर से कैश मिलने के बाद जुडिशरी में पारदर्शिता लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला लिया। सभी जजेस अपनी संपत्ति सार्वजनिक करेंगे। सर्वसम्मति से सुप्रीम कोर्ट के जजेस का यह फैसला है। पद संभालते ही संपत्ति का ब्यौरा देंगे। नई संपत्ति जुड़ने पर भी सीजेआई को इन्फॉर्म किया जाएगा। अब तक 30 जजेस ने सीजेआई को जानकारी दे दी है। जजों की इच्छा से वेबसाइट पर इसको सार्वजनिक भी किया जा सकेगा, लेकिन पहले जजेस का कंसेंट इसके लिए चाहिए पड़ेगा। सीजेआई को इन्फॉर्मेशन जाएगी, जजेस सीजेआई को इन्फॉर्म करेंगे और अगर इस बात का कंसेंट देते हैं कि इसको सार्वजनिक किया जा सकता है तो संपत्ति सार्वजनिक भी। गैंग के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया गया है। अपराधियों के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला है। 20 करोड़ के अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया है। साइचा गैंग के अपराधियों के अवैध निर्माण को प्रशासन ने ध्वस्त किया। पुलिस के मुताबिक साइचा गैंग पर 20 से 25 मुकदमे दर्ज हैं। प्रशासन ने 20 करोड़ के अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त किया है। अपराधियों के घरों को जमींदोज किए जाने की तस्वीरें आपके सामने हैं। सैकड़ों अवैध मकान प्रशासन ने तोड़े हैं। साइचा गैंग पर 20 से ज्यादा मुकदमे हैं और उन पर लगातार कार्रवाई चल रही है। लोकसभा में आज चीन सीमा विवाद पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और बीजेपी के सांसद अनुराग ठाकुर के बीच में तीखी नोकझोंक हुई। 0R के दौरान राहुल गांधी ने चीन के राजदूत के साथ विदेश सचिव के केक काटने को लेकर केंद्र सरकार को घेरा और सवाल किया कि एक तरफ चीन ने 4000 किलोमीटर जमीन काबिज कर ली है तो दूसरी तरफ भारतीय राजदूत उनके साथ केक क्यों काट रहे हैं। इसके जवाब में अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर जोरदार पलटवार किया और पूछा कि 1947 से अब तक कांग्रेस की सरकार रहते हुए अक्साई इलाके पर चीन ने कब्जा कैसे कर लिया था। 4000 किलोमीटर हैं, 4000 किलोमीटर चाइना ने ले लिए हैं और हमारे फॉरेन सेक्रेटरी उनके एम्बेसडर के साथ केक काट रहे हैं। 20 जवान शहीद हुए थे, उनकी शहादत की सेलिब्रेशन हो रही है केक काटकर। अब हम नॉर्मलसी के खिलाफ नहीं हैं, मगर नॉर्मलसी से पहले स्टेटस को होना चाहिए। हमारी जमीन हमें वापस मिलनी चाहिए। वी शुड गेट आवर लैंड बैक। ऐसी कौन सी मजबूरी थी जब एक्साइज चीन का एरिया किसके समय वो चीन ने हथिया लिया, किसकी सरकार थी? कब हिंदू चीनी भाई भाई कहते रहे और पीठ पे छुरा घोंपने का काम किया था? किसकी सरकार थी? कौन वो नेता थे जो डोकलाम की घटना के समय चाइना के अधिकारियों के साथ चाइनीज सूप पीते रहे और सेना के जवानों के साथ जाकर खड़े नहीं हुए? वो कौन सी फाउंडेशन है जिसके चाइना के अधिकारियों से पैसा लिया गया और आज तक जवाब नहीं दिया गया? क्या राजीव गांधी फाउंडेशन ने वो पैसा लिया था? तो क्यों पैसा लिया था? किस काम के लिए पैसा लिया था? आज मोदी जी की सरकार में हम ये कह सकते हैं डोकलाम की घटना के समय भी मुंह तोड़ जवाब दिया तो भारत की सेना के जवानों ने चीन के सैनिकों को दिया है। गूगल मैप आप भी इस्तेमाल करते होंगे कहीं जाने के लिए। अगर रास्ता पता नहीं है तो आजकल लोगों से पूछने का रिवाज कम होता जा रहा है। गूगल मैप को लोग रेफर कर रहे हैं, लेकिन क्या इसका सीधे एज इट इज अनुसरण कर लेना ठीक है? देखिए, मुरादाबाद में मंगलवार को एक भीषण हादसे में 2 लोगों की जान चली गई जबकि 2 लोग घायल हो गए। जांच में पता चला है कि ये लोग गूगल मैप के जरिए नैनीताल से दिल्ली की तरफ आ रहे थे। आरोप है कि मुरादाबाद के पास गूगल मैप ने इन्हें गलत रास्ता दिखा दिया, जिसकी वजह से ये गलत जगह मुड़ गए और इसी दौरान सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही कार में आग लग गई और इसमें 2 लड़कियों की मौत हो गई। मरने वाले हरियाणा के रहने वाले थे और इसीलिए मैं आपसे ये कह रहा था कि गूगल मैप को रेफर करें लेकिन अपना विवेक भी इस्तेमाल करें। यहां पर यही हुआ है।
ये लोग गूगल मैप पर अंधा भरोसा करके जा रहे थे और इनके साथ वही हुआ जो कुछ दिनों पहले आपको याद है ग्रेटर नोएडा में एक व्यक्ति के साथ हुआ था जो शादी में हिस्सा लेने के बाद लौट रहा था। सड़क दिखा रही थी कि एकदम क्लियर है और उस रास्ते पर वो आगे बढ़ सकता है। रात का अंधेरा था, उसने एक्सेलरेटर दबा रखा था और आगे जाकर गाड़ी एक नाले में गिर गई। हम बताएं, मुरादाबाद पुलिस ने सीधे तौर पर कहा है कि गूगल मैप ने उनको दिशा गलत बताई, जिसके चक्कर में वो सिटी का रास्ता है। आपको दिखाई दे रहा होगा ये मुरादाबाद शहर के अंदर जाने का रास्ता है। जिस तरह वो मुड़े, सामने से एक ट्रक हैवी गाड़ी सामने आ रही थी जिसने उस कार को जोरदार टक्कर मारी। गलती गूगल मैप की बताई जा रही है। टेक्निकली गूगल मैप ने उनको दिल्ली का रास्ता ये राइट साइड का बता दिया, जबकि उनको जाना लेफ्ट साइड में था। हादसा इतना भयंकर था कि जो शिवानी और सिमरन नाम की जो लड़कियां जो उसमें बैठी हुई थी, 2 युवतियां, उनकी मौके पर ही मौत हो गई और जो दो लड़के थे वो इतने गंभीर रूप से घायल हुए कि वो आज भी वो जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। हालांकि गूगल मैप का ये इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। अभी हाल ही में बरेली में हुई, एक जगह और भी हुई है और ये मुरादाबाद की जो घटना ये बहुत ही भीषण है। जो गूगल मैप है उससे ये लोग दिल्ली रोड जो हमारे शहर से क्रॉस होकर के फिर वापस 0 पॉइंट की तरफ जाता है, बागवाड़ा की तरफ, उसी रास्ते पे मोड़ने का प्रयास कर रहे थे, तभी ये घटना घटी। बाईपास छोड़ करके और दिल्ली रोड जो शहर की तरफ से क्रॉस करता है उसमें जाना चाह रहे थे। तो इस प्रकार ये घटना घटी है। इसमें परिजनों को सूचित कर दिया गया है। जो घायल हैं उनके इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 25,000 शिक्षकों की भर्ती को रद्द कर दिया है। हाई कोर्ट ने 25,753 शिक्षकों की नियुक्ति को रद्द करने का फैसला दिया था। इसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में शिक्षकों की नियुक्ति को अमान्य करार देते हुए पूरी चयन प्रक्रिया को ही दूषित और दागी बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 3 महीने में नए सिरे से नियुक्तियां शुरू की जानी चाहिए। और दूसरी तरफ इस फैसले से वो कैंडिडेट नाराज हैं जिन्होंने ईमानदारी से ये नौकरी पाई थी, लेकिन अब सड़क पर आ गए। हमारे साथ वही लोग हैं जिनकी जो है अब कहा जा रहा है कि ये पूरी नौकरियां, नियुक्ति जो है वो रद्द कर दी जाएगी। उनसे बात करेंगे जिन्होंने इस स्कैम का हिस्सा नहीं थे, जिन्होंने पैसे देकर नौकरी नहीं खरीदी और योग्य जो कैंडिडेट थे, अब उनकी भी नौकरी चली जाएगी। ये कितना अनफेयर है। देखिए, पूरा जो सिस्टम है ना, जो हम लोग सोच रहे थे सुबह से या इतने दिन से कि जो न्याय विचार है वो हम सर्वोच्च न्यायालय से एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन आज सुबह से उतना ही पॉजिटिव थे हम कि कुछ अच्छा ही होगा हम लोगों के लिए, अनटेंटेड कैंडिडेट के लिए। लेकिन जो राय आज दिया गया ना, उसके बाद से पूरा भरोसा टूट गया। अभी जो परिस्थिति होगा ना वेस्ट बंगाल पर, क्योंकि देखिए ये जो इलीगलिटीज हुआ है, करप्शन हुआ है, वो किसने करवाया और किसने किया, उससे हमारा कोई मतलब नहीं था। एक करवाया था राज्य सरकार के कुछ लोगों ने और एक किया था कुछ गिने चुने कुछ अनटेंटेड कैंडिडेट जो थे। तो उसके बदले में जो सफरिंग्स करना पड़ रहा है वो हम लोगों को करना पड़ रहा है। तो हम इस बार चुप नहीं बैठेंगे। हम लोग का जो किसी तरह का धांधली में नाम नहीं है, किसी तरह का करप्शन में हम लोग इन्वॉल्व नहीं है, उसका खामियाजा हम लोग को भुगतना पड़ेगा। एक ऐसा न्याय है, हम लोग तो एक्सपेक्ट कर रहे थे जो 19,000 जो अनटेंटेड कैंडिडेट है उसको न्याय मिलेगा सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन ये क्या हो रहा है हम लोग को समझ में नहीं आ रहा। तो एक आदमी क्यों ऑनेस्ट बनेगा? क्यों ऑनेस्ट बनेगा? जो ऑनेस्ट है उसको भी एक ही पनिशमेंट मिलेगा। ऐसा न्याय प्रणाली है, हम लोग को तो विश्वास उठ जाएगा न्याय प्रणाली से। ये पूरा मामला क्या है जरा वो भी जल्दी से देख लीजिए। 2016 में 25,753 शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी। 2016 में स्कूल सेवा आयोग के जरिए ये भर्तियां हुई थी। रिजल्ट के बाद पैसे लेकर सेलेक्ट किए जाने के आरोप लगे थे। 5 से 15 लाख रुपए की रिश्वत दिए जाने का आरोप लगा था। हाई कोर्ट के आदेश के बाद मामले की सीबीआई जांच हुई। 2022 में ईडी ने पार्थो चटर्जी को गिरफ्तार किया। आपको छापे की वो तस्वीरें याद होंगी, कितना बड़ा कैश वहां से जब्त हुआ था वो भी आपको तस्वीरें याद होंगी। घोटाले के समय पार्थ चटर्जी शिक्षा मंत्री थे। हाई कोर्ट ने अप्रैल 2023 में नियुक्तियां रद्द की। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। सैलरी को ब्याज समेत लौटाने का भी आदेश दिया गया है। और इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि इस घोटाले में जिन ईमानदार लोगों के साथ नाइंसाफी हुई है उनके लिए वो ममता सरकार से लड़ाई लड़ेंगे। 20,000 से ज्यादा 26,000 परिवार रास्ते में आ गए हैं और इसके लिए अगर कोई दायी है वो ममता बनर्जी है
और इसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी रास्ते में उतरेगी। रामनवमी पार होते ही भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से रास्ते पे उठेगी और हम अभी से ही एजिटेशन शुरू करेंगे और भारतीय जनता पार्टी 6 अप्रैल के बाद यानी रामनवमी के बाद बड़े जोर शोर से सरकार के खिलाफ रास्ते पे उतरेगी। और अगली खबर, भारत और थाईलैंड में कई समझौतों की खबर। प्रधानमंत्री मोदी की थाईलैंड की पीएम से मुलाकात, वार्ता हुई, दोनों देशों में कारोबार बढ़ाने पर चर्चा हुई। थाईलैंड के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यहां दोनों देशों के बीच में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए जा रहे हैं। मैं थाईलैंड सरकार का आभारी हूं कि मेरी यात्रा के उपलक्ष्य में 18वीं शताब्दी की रामायण म्यूरल पेंटिंग्स पर आधारित एक विशेष डाक टिकट जारी किया गया है। प्रधानमंत्री सेनावत ने अभी मुझे त्रिपिटक की भेंट की। बुद्ध भूमि भारत की ओर से मैंने इसे हाथ जोड़कर स्वीकार किया। पिछले वर्ष भगवान बुद्ध के पवित्र रेलिक्स को भारत से थाईलैंड भेजा गया। यह बहुत खुशी की बात है कि 4 मिलियन से अधिक श्रद्धालुओं को दर्शन करने का अवसर मिला। मुझे यह घोषणा करते हुए अत्यंत खुशी है कि 1960 में गुजरात के अरावली में मिले पवित्र रेलिक्स को भी थाईलैंड दर्शन के लिए भेजा जाएगा। मुंबई का प्रसिद्ध सिद्धिविनायक मंदिर, यहां एक साल में रिकॉर्ड 133 करोड़ की कमाई हुई है। लोगों ने बप्पा को दिल खोलकर दान दिया है और जानकारी के मुताबिक दान और चढ़ावे से मंदिर की आय बढ़ी। गुड़ी पाड़वा पर सोने और चांदी की नीलामी से 1.33 करोड़ रुपए हासिल हुए हैं और पिछले साल के मुकाबले ये 16% ज्यादा है। पूजा धार्मिक अनुष्ठानों से 20 करोड़ रुपए की आय हुई है। मंदिर को अलग अलग स्रोतों से आय होती है। लड्डू नारियल की बिक्री में 32% का इजाफा हुआ है और अगले साल मंदिर की आय 154 करोड़, इसका अंदाजा लगाया जा रहा है कि 154 करोड़ तक होनी चाहिए। 20% यहां की कमाई का सामाजिक कल्याण के लिए खर्च किया जाता है। और आगे बात होगी वक्फ बिल की। क्या चल रहा है राज्यसभा में, किसने किसने क्या कहा, बहुत इंटरेस्टिंग है जानना। लेकिन उससे पहले राजनीति की दुनिया से 5 बड़ी खबरें। विक्रम मजीठिया की सुरक्षा हटाए जाने को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। इस पर मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने बयान दिया। सिक्योरिटी विवाद पर हरभजन सिंह ने कहा कि ड्रग माफिया को खत्म करने के लिए पंजाब सरकार वचनबद्ध है, लेकिन ड्रग माफिया की सिक्योरिटी कम करने पर कुछ पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं। जब बात पंजाब की तरक्की की आती है तो कोई पार्टी आगे नहीं आती। मौलाना यासूब अब्बास का वक्फ बिल पर बयान सामने आया है। यासूब अब्बास ने कहा कि वक्फ बिल के लागू होने से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर फर्क पड़ेगा, लेकिन अफसोस की बात यह है कि विपक्षी पार्टियों ने भी मजबूती से अपना पक्ष नहीं रखा। हमें उनकी जरूरत थी तो कोई साथ नहीं खड़ा हुआ। जब चुनाव के समय उन्हें मेरी जरूरत होगी तो हम भी उन्हें जवाब देंगे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया आज दिल्ली पहुंचे, जहां वो कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से मिले। दोनों नेताओं के बीच संसद में मुलाकात हुई। इस दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। राहुल गांधी से मुलाकात के बाद सिद्धारमैया ने उन्हें कर्नाटक के विकास कार्यों की जानकारी भी दी। श्री राम जानकी मंदिर से आ रही ये तस्वीरें हैं, ये सीधी तस्वीरें हम आपको देख रहे हैं। ये खबर सबसे पहले आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नवभारत पर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ श्री राम जानकी मंदिर वाराणसी में आपको नजर आ रहे हैं। ये बीच में मंदिर आ जाएगा और इस साइड इनके निवास, उस साइड विद्यालय। साधु संतों के साथ यहाँ पर एक जो कंस्ट्रक्शन का काम है उसके बारे में भी जायजा ले रहे हैं। क्या बनाया जा रहा है, कहाँ क्या मौजूद होगा, उनके साथ मौजूद संत उनको जानकारी दे रहे हैं। श्री वैष्णव संप्रदाय के ये संत और उनके साथ योगी आदित्यनाथ श्री राम जानकी मंदिर में इस समय मौजूद हैं। और अब आप देख रहे हैं उनका यहां एक साथ ये फोटो अपॉर्चुनिटी, फोटो कार्यक्रम, जहां तस्वीरें साथ में निकाली जा रही हैं। और बीचों बीच आप इस बात का
मेंशन भी देख रहे हैं, जहां योगी आदित्यनाथ किस कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं, कहां पहुंचे हुए हैं, उसके संदर्भ में एक शिलापट बनाया गया है। शिलान्यास की तस्वीरें हैं ये, जो सामने देखकर समझ में आ रहा है। गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ जी महाराज श्री राम मंदिर के पुनर्निर्माण का शिलान्यास। वहां मौजूद लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए इस समय बाबा विश्वनाथ की नगरी में और सांकेतिक रूप से यहां पर उन्होंने फावड़े और कुदाल को हाथ लगाकर निर्माण के इस कार्यक्रम की शुरुआत की। और राज्यसभा में वक्फ बिल पर बहस चल रही है, लेकिन इस बीच इस बिल को लेकर अलग अलग राय सामने आ रही है। कल कुछ बड़े मुस्लिम नेताओं ने कहा था कि पूरे देश को शाहीन बाग बना देंगे, लेकिन शाहीन बाग और बाटला हाउस के लोग क्या कह रहे हैं, ग्राउंड जीरो से हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, ध्यान से देखिए। सबसे बड़ी बात इस पूरे बिल को लेकर और बिल पास होने के बाद जो है अब सुनने को मिल रही है वो है, कई मौलाना कह रहे हैं कि अब शाहीन बाग जैसा जो आंदोलन है वो पूरे देश के अंदर खड़ा हो जाएगा और लोग प्रदर्शन करेंगे। दिल्ली में लोग क्या सोच रहे हैं, दिल्ली के मुसलमानों की क्या राय है, ये जानने के लिए हम शाहीन बाग के पास में ही बाटला हाउस आ पहुंचे हैं। सर, आप लोग यहाँ पे हैं, शाहीन बाग आपसे बहुत नजदीक है, आपने शाहीन बाग 2019 का वो प्रोटेस्ट भी देखा था। अब लोग कह रहे हैं, कुछ मौलाना कह रहे हैं कि भाई अब जो बिल पास हो गया है, अब जो है इसके ऊपर जो है वो शाहीन बाग की तरह प्रोटेस्ट होगा। कैसे देख रहे हैं आप लोग, क्या समझ रहे हैं इससे? अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि शाहीन बाग जो बदनाम किया जाता है, शाहीन बाग, तो ये गलत है, ये समझे। और प्रोटेस्ट होगा, ये कैसे कोई बिल्कुल कह सकता है कि प्रोटेस्ट होगा? अभी तो बातचीत होगी, अभी तो राज्यसभा बाकी है, उसके बाद में अभी हमारी न्यायपालिकाएं बाकी हैं, बहुत सारे प्रोसीजर बाकी हैं। अगर हकीकत यह है कि वक्फ बोर्ड के हम खिलाफ हैं, वक्फ बोर्ड को हम इस तरह से मानते हैं जैसे किसी इंसान के दोनों बाजू काटने के बाद आप उसको कह रहे हो कि लो जी ये खाना हम आपको खिलाएंगे, इसलिए हमने आपके बाजू काटे हैं। तो ये काम तो आप पहले भी कर सकते थे। अगर आप गरीबों की मदद करना चाहते हैं, मुसलमानों का उत्थान करना चाहते हो, उनको उनकी तरक्की करना चाहते हो, सामाजिक स्थिति उनकी सुधारना चाहते हो, तो उसके और भी तरीके थे। ये वक्फ बिल अमेंडमेंट के तरीके से ही आप करेंगे? ये गलत है, सही नहीं है। गलत क्यों है, क्या लग रहा है आपको, क्या गलत है इसमें? गलत तो है, पहले जो बात वो बोल गए हैं, पहले के लोग सब दिए हैं और किए हैं, जो कि जिम्मेदारी के टाइम था। गलती वो लोग ये किया कि कागज नहीं बनाया। तो कागज के नहीं बनाया, इसके आधार पर सरकार जो भी कर सकती। ये बिल्कुल गलत है, हम इसके खिलाफ हैं, समझे। अब जो चल रहा है इससे ज्यादा और करेंगे, और जो लिखा दिखा रहे हैं ये कुछ नहीं होगा, उल्टा हो जाएगा इसका। तो लोग कह रहे हैं भाई सीए और वो शाहीन बाग की तरह प्रोटेस्ट करेंगे। ये सब कुछ गलत है, ये कीचड़ उछालने वाली बात है, इस तरह की बात नहीं है। कुछ मौलाना। और देवरिया से खबर देखिए, यहां सांसद शशांक मणि ने एक परियोजना लॉन्च की है इलाके के विकास के लिए। अमृत प्रयास परियोजना इसका नाम रखा गया है। इसका मकसद है देवरिया के 28 लाख नागरिकों को समृद्ध बनाना और 10 सालों में देवरिया का विकास करना। अंदर ही है, अंदर।